डियर फ्रेंड्स, मैं तेरा मीणा सहचारी हिंदी बाबू शोभराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से बी पार्ट फर्स्ट जनरल हिंदी G+F सेक्शन के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के व्याख्यान के लिए आपकी पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है काव्य संचयन, उसमें जो महत्वपूर्ण कवि है नागार्जुन, उस पर व्याख्यान देना प्रारंभ कर रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। नागार्जुन के विषय में जो हमें जानकारी है कि इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ और देहावसान 1998 ईस्वी में हुआ। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लिखने वाले कवि उपन्यासकार नागार्जुन आधुनिक हिंदी साहित्य के उन अग्रणी रचनाकारों में से हैं जो अपने बहुरंगी रचना कर्म के कारण सदा चर्चा में रहे। उन्होंने ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर केंद्रित उपन्यास लिखे जो आंचलिक उपन्यास की हिंदी में आधारशिला रखते हैं। यानी आंचलिक उपन्यासों की आधारशिला रखने वाले साहित्यकारों में नागार्जुन का नाम जुड़ जाता है। चिंतन के स्तर पर वे सदैव जन पक्षधर रहे तथा गरीब और शोषित जनता के पक्ष में रचना करते रहते। यानी इनकी रचनाओं के पीछे इनका जो उद्देश्य होता था, गरीब, दीनहीन, दुखी व्यक्तियों का पक्ष लेना, उनकी समस्याओं को उजागर करना और साथ ही उनके प्रति मानवीय संवेदनाओं के भाव भी व्यक्त करते हैं। उन्होंने आपातकाल का खुला विरोध किया तथा जयप्रकाश नारायण के साथ आंदोलन में भी शामिल हुए, किंतु बाद में उन्होंने आपातकाल के बाद बनने वाली सरकार के अंतर्विरोधों को भी समझा और उसका भी विरोध किया। यानी आपको बच्चों जानकारी नहीं है, इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी, जब देश में बहुत बड़ी इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल घोषित हुआ था और उस आपातकाल से पूरा देश प्रभावित हुआ था, तो उसका साहित्यकार नागार्जुन ने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से विरोध किया। कवि के रूप में नागार्जुन प्रगतिशील तथा प्रयोगशील दोनों ही हैं। उनकी अनेक कविताएं प्रगति और प्रयोग के मणिकांचन योग के कारण सहज भाव सौंदर्य से दीप्त हैं। आधुनिक हिंदी कविता में शिष्ट, गंभीर, हास्य और सूक्ष्म चुटकुले व्यंग की दृष्टि से नागार्जुन की कविताएं अपनी अलग पहचान रखती हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में मार्मिक चित्रण भी किया है। उनके काव्य की भाषा लोक भाषा के निकट है। लोक भाषा से संबंध है कि जन भाषा, आम बोलचाल की भाषा, उसमें लगभग वो अपनी बात रखते हैं, अपनी कविताएं पेश करते हैं। कुछ कविताओं में जैसे मंत्र में उन्होंने संस्कृत कृष्ट तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी किया है, किंतु उनकी अधिकांश कविताओं में भाषा सरल और लोकोन्मुखी ही नजर आती है। यानी जनता के मुख से उच्चरित होने वाली जो भाषा है, यानी देहात की जो भाषा है, उसी भाषा में लगभग वो अपनी बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं। नागार्जुन राजनीतिक दृष्टि से बहुत सचेत कवि हैं। स्वतंत्रता के बाद देश में जो राजनीतिक अराजकता व्याप्त हुई है, उसके विभिन्न रूपों के वे प्रबल विरोधी रहे तथा उन्होंने अपने विरोधी स्वर को व्यक्त करने में कभी संकोच नहीं किया। आपातकाल में उन्होंने इंदिरा गांधी की तीखी आलोचना करते हुए कविताएं लिखी थी। जैसा मैंने अभी ये बताया था कि देश में जब इमरजेंसी लागू हुई थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उनके समय में, तो उस इमरजेंसी का, उस आपातकाल का नागार्जुन ने अपनी लेखनी के माध्यम से खुला विरोध किया। अभिधा में लिखी कविताएं भी कितनी सशक्त हो सकती हैं, नागार्जुन की कविताएं इस बात का प्रमाण है। अभिधा से मतलब है सीधी सपाट सरल बयानी। उन्होंने भस्मांकुर जैसे प्रबंध काव्य लिखा तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, खिचड़ी विप्लव, देखा हमने आदि उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अपने ठेठ ग्रामीण बोधता राजनीतिक प्रखरता के कारण नागार्जुन हमारे समय में बहुत बड़े कवि प्रतीत होते हैं। यानी पूरे परिचय के दौरान जो हमारे सामने आया कि नागार्जुन जी लोक भाषा में अपनी बात रखने वाले मुखर कवि हैं और जनता की बात को अपने शब्दों में उसी प्रकार से उठाते हैं जैसे
सामान्य जन अपनी बात को व्यक्त करता है। ये प्रगतिशील और प्रयोगवाद दोनों प्रकार के कवियों की श्रेणी में माने गए हैं। देश में लगने वाले आपातकाल का, इमरजेंसी का भी इन्होंने खूब खुल करके विरोध किया है। इन्होंने अपनी कविताओं में बिल्कुल सरल और सपाट बयानी की है। इनकी प्रमुखतः 3 काव्य रचनाएं मानी गई हैं। कवि का परिचय हो जाने के पश्चात मैं बात करूंगा आपके पाठ्यक्रम में इनके द्वारा लिखी गई जो कविता है अकाल और उसके बाद। अकाल आप सब समझते ही हो, दुर्भिक्ष। काल पड़े जो ने बोला आप काल पड़ गो, काल को सम्मत आगो। तो अकाल जब पड़ता है तो देश में, घर में, परिवार में, समाज में, सभी जगह क्या स्थिति होती है। उस अकाल की स्थिति से केवल मनुष्य समाज ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण जगत पूरी तरह से प्रभावित होता है। प्रकृति, मानव, पशु, पक्षी, सभी वर्ग के लोग प्रभावित होते हैं। यानी समाज का कोई अंग ऐसा नहीं है जो उस अकाल के कारण प्रभावित नहीं होता हो। उस अकाल के दिनों में जो स्थिति हो जाती है और उस अकाल की स्थिति से उभरने के पश्चात जो स्थिति बनती है, उसका इस छोटी सी कविता में नागार्जुन जी ने वर्णन किया है, बखान किया है। और इस कविता का नाम इन्होंने रखा है अकाल और उसके बाद। देखिएगा, सुनिएगा। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक खाने कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों का गश्त, कई दिनों तक चूल्हा की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर भर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोई ने खुजलाई आंखें पांखें कई दिनों के बाद। तो साहित्यकार ने, जैसा कि अभी मैंने परिचय में दिया था, बिल्कुल लोक भाषा आधारित, जन साधारण की जो आम भाषा है उस पर आधारित या उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेखनी चलाई है। तो देखिएगा, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। चूल्हा रोने से तात्पर्य है अर्थात चूल्हे में जब चूल्हा जलेगा ही नहीं, अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी चूल्हे में, तो खाना नहीं बनेगा। तो जब खाना नहीं बनेगा तो चूल्हा उदास रहता है। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया अर्थात जब देश भर में अकाल पड़ रहा था, दुर्भिक्ष पड़ रहा था, तो घर परिवार में, घर के अंदर अनाज के दाने तक नहीं थे। जब अनाज के दाने नहीं थे तो खाना बनाने के लिए आटा नहीं था। जब आटा नहीं तो चूल्हा का जला करके क्या करें। अतः साहित्यकार कहना चाहता है, जब भयंकर दुर्भिक्ष पड़ रहा था देश में, तो किसी भी घर में, परिवार में मनुष्य को खाना बनाने के लिए अनाज न होने के कारण, आटा न होने के कारण चूल्हा उदासी ही प्रतीत हो रहा था या अपनी उदासी जाहिर कर रहा था। चक्की रही उदास। चक्की रही उदास से तात्पर्य है कि जब घर के अंदर दाने नहीं थे, तब दाने नहीं है तो दाना को पीसने का काम चक्की करती है, तो चक्की चलेगी किससे। अतः साहित्यकार बहुत सीधी सरल शब्दों में सपाट बयानी कर रहे हैं कि घर के अंदर अनाज नहीं था, खाने के लिए लोगों को लाले पड़ रहे थे, अनाज नहीं था, इसलिए चक्की भी नहीं चल रही थी, इसलिए चक्की एक तरह से उदास थी। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। जब चूल्हा और चाकी का कोई काम नहीं होता है घर में, रोजमर्रे के जो काम नहीं होते हैं, घर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है, खाने की पीने की जो भी है, तो फिर जो कुतिया है, यहाँ साहित्यकार ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है, जो कुतिया है, कानी कुतिया, वो भी कानी कुतिया व्यंग मारते हुए कहा है कि वही वहीं उनके पास में पड़ी रहती थी चुपचाप। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। जब घर में कोई हलचल नहीं होती है तो छिपकलियों का भी एक तरह से आना जाना ज्यादा बढ़ जाता है। जब घर में नियमित रूप से गतिविधि चलती रहेंगी, अनाज होगा, खाना पीना, उठना बैठना सब चलता रहेगा, सक्रियता रहेगी, तो ये जो इस तरह के जीव जंतु हैं ये भी घर में अंदर नहीं भटकते हैं। लेकिन जब घर के अंदर कोई ज्यादा चहल पहल नहीं थी, कोई रौनक नहीं थी, खाना पीना नहीं हो रहा था, तो छिपकलियों ने भी एक तरह से घर में अपना डेरा जमा लिया था और वो दीवारों पर इधर से उधर रोज गश्त करती रहती थी, भागती रहती थी। कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त मानी खराब। आगे साहित्यकार कहना चाहता है कि कई दिनों तक, बहुत सारे दिनों तक, जब तक अकाल रहा तब तक चूल्हा भी लगभग ठंडा पड़ा रहा, उसकी भी हालत बेकार ही रही, अन्यथा खराब ही रही। क्योंकि जब घर में खाना बनता है तो हम रोज चौका चूल्हा करते हैं,
यानी चौका बर्तन करते हैं। भावार्थ ये कि हम चूल्हे को रोज लिपाई पुताई करते रहते हैं और लिपाई पुताई करने के बाद ही हम भोजन बनाते हैं। अन्यथा हम ये मानते हैं कि हम अपनी जो सही प्रक्रिया है उसका निर्वाह नहीं कर रहे हैं। तो अकाल की स्थिति में चूल्हा चौका भी नहीं हो रहा था, इसलिए चूल्हे की भी हालत बड़ी खस्ता हो रही थी। ये अकाल के दृश्य का साहित्यकार ने बहुत छोटा सा संक्षिप्त वर्णन किया, जिसको मैंने अपने व्याख्यान के माध्यम से आप तक पहुंचाया। अब इसके बाद में आता है कि जब अकाल निकल चुका था, घर के अंदर दाने आए, अनाज कण आए, तब स्थिति क्या बनी। तो साहित्यकार जो कहना चाहते हैं उसी को मैं अपने इस व्याख्यान के माध्यम तक आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, दाने आए घर भर के अंदर कई दिनों के बाद। अर्थात साहित्यकार कहना चाहता है कि जब अकाल का समय निकल गया तो घर के अंदर अनाज के दाने आए तो एक अलग ही खुशी का संचार हुआ, उल्लास हुआ। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। अर्थात धुआं उठने से तात्पर्य घर में जब अनाज आया तो निश्चित रूप से चूल्हा जलाना पड़ा और खाना बनाना स्वाभाविक शुरू हो गया। तो कई दिनों के बाद में घर से धुआं उठ रहा था, यानी खाना बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। साहित्यकार ने यहाँ आंखें चमक उठना अर्थात उत्साह भाव का संचार किया है, उमंगित होने का। जब घर में दाने आ गए, चूल्हा जल गया, रोटी बन गई, भोजन बन गया, तो सारे घर वाले, सारे घर परिवार वाले बिल्कुल उमंगित होकर के, प्रफुल्लित होकर के अपनी मनसा का, अपनी भावना का इजहार करने लगे। यानी वो सभी एक तरह से उनकी आंखों में चमक, दमक, उत्साह, उमंग बराबर बढ़ती जा रही थी। कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अर्थात जब घर में रोटी नहीं थी तो जो पक्षी होते हैं वो भी घर के ऊपर नहीं मंडराते हैं। अन्यथा तो चिड़िया, कबूतर, कौवे, है ना, ये मंडराते रहते हैं इसी आस में कि हमें भी कुछ थोड़ा बहुत खाने को, रोटी का टुकड़ा मिलेगा। तो कई दिनों के बाद में, लंबे समय के बाद में जब अकाल समाप्त हुआ, घर में दाने आए और खाना बना, तो जो यहाँ साहित्यकार ने केवल कोए की तरफ ही संकेत करते कहा है, उसने भी अपने अब पंखे खुजलाना शुरू किया, अर्थात उड़ान भरना प्रारंभ किया। इस प्रकार से साहित्यकार ने इस छोटी सी कविता में अकाल की स्थिति और अकाल के बाद, अकाल समाप्त होने के बाद समाज की, घर की, परिवार की जो स्थिति हुई उसका यहाँ बहुत ही संक्षिप्त सा वर्णन इस कविता के माध्यम से करने का प्रयास किया, जिसको मैंने अपने इस व्याख्यान के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। नेक्स्ट जो कविता है, बादल को घिरते देखा है। बादल आसमान को घेर लेते हैं, आसमान को ढक लेते हैं, बात हमने खूब अच्छी तरह से देखी है। स्वच्छ होता आसमान, किसी प्रकार कुछ नहीं होती उसमें, लेकिन जैसे ही बादल छा जाते हैं तो बादलों के छाने से आसमान जो हमें स्वच्छ रूप में दिखाई देता है, स्वच्छंद रूप में दिखाई देता है, वो ढक जाता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन साहित्यकार यह थोड़ी सी उल्टी बात कर रहा है, विपरीत बात कर रहा है कि बादल को घिरते देखा है। अर्थात बादल किसी दूसरे को ढकता, बादल किसी दूसरे को ढकता हुआ नजर अभी तक आता है, हम लोगों को आया है। लेकिन साहित्यकार इस कविता के माध्यम से हमने बादल को ही खुद को स्वयं को ढकते देखा है, उसको ही छुपते देखा है, उसको ही अस्त होते देखा है, उसको ही अदृश्य होते देखा है। तो कैसे, सुनिएगा क्या करना चाहता है साहित्यकार इस कविता में। अमल धवल गिरी की शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। अमल धवल, अमल मानी मल रहित, धवलगिरी अर्थात धवल मानी सफेद, गिरी मानी पर्वत, अर्थात ऊंचे ऊंचे सफेद पहाड़ यानी बर्फ के पहाड़ के शिखरों पर, शिखर मानी चोटी, कि चोटियों के ऊपर बादलों को हमने गिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को। साहित्यकार आगे कहता है कि छोटे छोटे मोतियों के समान और छोटे छोटे तुहिन कण मानी ओस, तुहिन मानी ओस, ओस के कणों, शीतल ठंडे शीतल ओस के कणों की तरह मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। अर्थात मानसरोवर तालाब के अंदर स्वर्णिम आभा से युक्त यानी सोने की सी आभा के समान कमलों पर हमने बादलों को गिरते देखा है, मंडराते देखा है, गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। आगे है, तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग मानी ऊंची चोटियों पर, हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनके
चोटियों रूपी कंधों के ऊपर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, यानी वहां हिमालय के ऊपर छोटी बड़ी कई सारी झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर, अर्थात हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों के ऊपर छोटी मोटी जो झीलें हैं, और उन झीलों के अंदर श्यामल यानी कालीमा से युक्त और नीलिमा से युक्त जो सलील भरा हुआ है, पानी भरा हुआ, सलीमन पानी भरा हुआ है, वहां पर समतल देशों से आकर, अर्थात जो मैदानी क्षेत्र के जो देश हैं उन देशों से आकर के पावस की उमस से आकुल, अर्थात वर्षात ऋतु की उमस यानी गर्मी से व्याकुल होकर के, अकुला करके, तिक्त मधुर अर्थात मधुरता से तिक्त होकर के, भीगे हुए होकर के विष तंतु खोजते, अर्थात वहां छोटे छोटे तंतुओं को खोजते हुए हमने देखा है। अंशों को गिरते देखा है, तिरते देखा है हमने। साहित्यकार आगे कहता है कि हमने हिमालय पर्वत के वहां हंस नामक पक्षी को भी तैरता हुआ देखा है, बादलों को गिरते देखा है, अर्थात हमने वहां बादलों को गिरते हुए देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। साहित्यकार आगे यहां बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु के दौरान प्रातःकालीन बेला थी, मंद मंद था अनिल बह रहा, अर्थात प्रातःकालीन बेला में बहुत ही मंद मंद गति के साथ हवा चल रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थी, बालारुण अर्थात बहुत ही छोटी छोटी लाल लाल मृदुता का एहसास करने वाली किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे और आस पड़ोस में स्वर्ण की आभा से युक्त बड़ी बड़ी चोटियां थी, एक दूसरे से विरहित हो और एक दूसरे से विरहित, अर्थात ऐसा लग रहा था जैसे विशेष रूप से रहित होकर के, अलग होकर के, अलग अलग रहकर ही जिनको एक दूसरे से ये चोटियां अलग रहा करती थी। सारी रात बितानी होगी, सारी रात बितानी होगी, मानो ये प्राकृतिक दृश्य का जो वर्णन किया कर रहा है साहित्यकार कि वहाँ बादल हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि वो जहाँ हैं वहीं स्थिर होते हुए देखा है, उनको करते हुए हमने देखा है, तो और वो वहीं अपना समय गुजारते हैं। निशा काल से चिर अभिशापित, निशा काल मानी रात्रिकालीन जो बेला है उसमें भी वो चिर अभिशापित यानी लंबे समय के लिए ऐसा लगता है जैसे इनको अभिशापित कर दिया गया है। बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, और चकवा और चकवी नामक पक्षी भी इस समय मानो बेबस हो रहे थे, उनको यही पता नहीं चल पा रहा था कि दिन कब है और रात कब है, क्योंकि चकवा और चकवी जो पक्षी हैं ये दिन में ही मिलन करते हैं, जबकि और जो सारे जीव हैं वो ज्यादातर रात में मिलन करते हैं। उनका भी अब क्रंदन कूकना बंद हो गया था। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे और फिर से मानसरोवर तालाब के किनारे, यहाँ मानसरोवर से तालाब है, तात्पर्य है कि मानसरोवर तालाब के किनारे तीरे सेवालों की हरी दरी पर, अर्थात मानसरोवर तालाब के किनारे जो बड़े बड़े शैवाल जमे हुए हैं, शैवाल का मतलब था काई, हरी हरी सी जो शैवाल एक काई के रूप में जो हरी हरी सी पानी के ऊपर चादर बिछ जाती है उसको शैवाल भी कहते हैं, वो दरी की तरह हमें प्रतीत हो रही थी। प्रणय कलह छिड़ते देखा है हमने। साहित्यकार कहता है प्रणय के दौरान कलह यानी कलह मानी कलेश को छिड़ते हुए भी मैंने खूब आंखों से देखा है, बादल को गिरते देखा है, अर्थात हमने जो बादल स्वयं आसमान को घेरता है, लेकिन साहित्यकार यहाँ थोड़ी सी विपरीत बात कर रहा है कि मैंने स्वयं ने हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच में जो बर्फ से ढकी है उनके बीच में बादल को स्वयं को गिरते हुए देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, साहित्यकार आगे कहता है कि हिमालय पर्वत की जो ऊंची चोटियां हैं उनके बीच में जो बर्फ से ढकी हुई बड़ी बड़ी दुर्गम घाटियां हैं,
शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, जो सहस्त्रों फुटों की ऊंचाई पर हमें प्रतीत होती हैं, नजर आती हैं। अलख नाभि से उठने वाले, अर्थात अलख जिनको हम लख नहीं सकते, उस नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल, परिमल मानी पवित्र, निर्मल, स्वयं ही पवित्र और उन्मादक प्रतीत होती हैं, के पीछे धावित होकर, अर्थात उनके पीछे दौड़ती हुई नजर आती है। धावित में दौड़ना। तरल तरुण कस्तूरी मृग को साहित्यकार आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से रेगिस्तान में जो मृग है वो कस्तूरी प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है, जबकि वो कस्तूरी उसी की नाभि के अंदर रहती है। तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, अर्थात हमने, साहित्यकार कहता है कि हमने ये देखा है कि जिस हिरण के पास में, जिस मृग के पास में कस्तूरी उसकी नाभि में मौजूद है, लेकिन उसी की खुशबू पाने के लिए, उसी खुशबू की तलाश में, उसी महक की तलाश में, उसी गंध की तलाश में उसी हिरण को हमने इधर से उधर भटकते देखा है और स्वयं से उसको चिढ़ते देखा है। स्वयं से ही उसको एक तरह से खींच उत्पन्न हो रही है। बादल को गिरते देखा। साहित्यकार कह रहा है कि मैंने ये एहसास किया इस प्रकृति के इस प्रकृति में कि बादल जो आसमान को ढक लेता है, आसमान को कवर कर लेता है, अदृश्य कर देता है, लेकिन हमने एक स्थिति ऐसी भी देखी कि बादल को स्वयं को प्रकृति के अन्य रूपों के साथ गिरते हुए देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। साहित्यकार आगे कहता है कि धनपति अर्थात धन के जो स्वामी कुबेर जी है और उनकी जो पत्नी है अलका यानी लक्ष्मी जी, वो कहाँ चली गई। अलका यानी लक्ष्मी। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। और यहां साहित्यकार फिर आगे कहते हैं जो कालिदास जो बहुत बड़े कवि थे, उनकी भी जो नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही अर्थात आसमान में प्रवाहित होने वाली गंगा जल की समान बूंदों का एहसास कराने वाली जो प्रवाही थी, जो धाराएं थी, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। खूब कोशिश की, अर्थात जो मीठी मीठी बूंदों को करने वाले जो बादल है उनको हमने ढूंढने का खूब प्रयास किया, लेकिन मेघदूत अर्थात मेघों के माध्यम से, दूतों के माध्यम से उन मेघों को, बादलों को ढूंढवाने का खूब प्रयास किया, लेकिन हमें वो बादल ही नजर नहीं आया। साहित्यकार इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि समय और परिस्थिति कई बार ऐसी आती है कि जो आदमी अभी तक किसी पर शासन करता हुआ आता है, शासन करता है, हक जताता है, अधिकार जताता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वह स्वयं उन्हीं जिनको अब तक ढकता आ रहा था, जिन पर अब तक अपना अधिकार करता आ रहा था, एक समय ऐसा आता है, समय और परिस्थिति ऐसी बदलती है कि वही आदमी उसको घेर लेते हैं और उसका अस्तित्व खत्म कर देते हैं। इस कविता के माध्यम से साहित्यकार हमें यही समझाना चाहता है कि बादल को गिरते देखा है। इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान में आपके पाठ्यक्रम में जो प्रमुख कवि था नागार्जुन, उनका परिचय और उनकी प्रमुख कविता काल उसके बाद, और दूसरी कविता बादल को गिरते देखा है, इस पर मैंने अपना व्याख्यान दिया। आज के व्याख्यान के लिए इतना ही। सबसे श्री राम मीणा को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।